मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं और मानता हूं, मैं एक वकील हूं, मैंने इतिहास पढ़ा है, वर्तमान पे मेरी निगाह है और भविष्य को लेकर हमारी योजनाएं हैं। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हमारे महान पुरुषों के संघर्षों से ही आज हमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है। बहुत ही शानदार संचालन कर रहे और जी आप और मैं जानते हैं, और जो महापुरुषों को जिन लोगों ने पढ़ा वो सब जानते हैं कि देश में न आजादी और न आजादी के बाद अधिकार कुछ भी मांगने से नहीं मिला है। हर एक चीज के लिए संघर्ष हुआ है, चाहे कमजोर वर्गों को में बराबरी का अधिकार मिला हो, चाहे अवसर की क्षमता हो और चाहे पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल कमीशन के रूप में आरक्षण की व्यवस्था हुई है, उनके लिए अवसर पैदा हुए। चाहे इस देश के अल्पसंख्यक समाज को, चाहे मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, उनको अगर धार्मिक आजादी मिली है अपने मजहब को मानने की, अपनी इबादत करने की, पूजा प्रार्थना करने की, प्रतिज्ञा करने की, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण सुनिश्चित हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ भी मांगने से नहीं मिला, हमने इतिहास पढ़ा है, यहां जो कुछ मिला है वो हमारे महापुरुषों के संघर्ष और उनके बच्चों के बलिदान के कारण हमें मिला है। और मैं आगे भी चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि वो ही बचेगा जो संघर्ष करेगा। जो डर के घर में बैठ जाएगा वो भी नहीं बचेगा, जो छिप जाएगा वो भी नहीं बचेगा, वही बचेगा जो मुकाबला करेगा। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आज जो ये इतनी बड़ी संख्या में ये जो जन समूह यहां खड़ा है, ये वो जन समूह है जो संघर्ष करना जानता है और जो अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलना जानता है। प्यारे साथियों, मैं जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की प्रतिमा मिली, मैंने जब उसको उनको स्मरण किया, नमन किया, माल्यार्पण किया, तो मैंने गौरवान्वित महसूस किया। हालांकि एक बार इस अमरोहा का नाम बदलकर भी महापुरुषों के नाम पे रखा गया है, लेकिन उसके बाद जो सरकार आई थी उनको महापुरुषों से इतनी एलर्जी थी कि उन्होंने उस बदले हुए नाम को बदल के इस पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने का काम किया। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा है, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं है, ये भी छिपा हुआ नहीं है। आज तो वोट लेने के लिए हर आदमी जब चुनाव आता है आपके बीच में आता है। ये जो माई मेरी यहां बैठी है, जब चुनाव आएगा तो आप देखना लाल, काला, पीला, गुलाबी, नारंगी, पता नहीं कौन कौन सा पटका पहन के लोग आपके हाथ में आंसू आएगा तो कोई ना कोई नीले पटके वाला आपके आंसू पूछने के लिए आएगा, आपके आवाज बनने के लिए आएगा, मेरी बात से आएगा। प्यारे साथियों, सम्मानित अभिभावकों, नौजवान योद्धाओं, माओ, बहनों, बच्चियों, छोटे बच्चों, यहां आज हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानित नेता भी मंच पर मौजूद है। उसने कहा था मृत्यु अटल सत्य है, जो पैदा हुआ है उसको जाना। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आप स्वाभिमान सम्मान के साथ जिए या नहीं जिए। मैं आपका प्यार आशीर्वाद देखता हूं। कल हम लोग घाटमपुर में थे। घाटमपुर कानपुर नगर का क्षेत्र है, कानपुर जिले में आता है। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में माएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान जुटे। गांव देहात में सभा हुई, सभा को देख के बहुत सारे लोग परेशान हुए, लेकिन जहां बहुत सारे लोग परेशान हुए वहां बहुत सारे लोगों के मन में प्यार, विश्वास, शक्ति भी पैदा हुई कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, हमारी शक्ति बढ़ गई। पश्चिम के लोगों ने तो मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर यह ऐलान करके बता दिया था कि अब हम रुकने वाले नहीं। लेकिन उधर भी कानपुर की तरफ भी, और अभी 29 तारीख को मैं आपको कह रहा हूं, नजर रखना, 29 तारीख को सीतापुर हरदोई में भी आप मेरी बात को याद रखना, एक बहुत शानदार कार्यक्रम आपका होने जा रहा है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? जब चुनाव आएगा लोग चुनाव की तैयारी करने आए, अच्छी बात रहना चाहिए, लेकिन हमने तो एक साल पहले से ही
2025 के शुरुआत से ये तय कर लिया था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंकना है, क्योंकि ये सरकार गरीबों के लिए अच्छी नहीं है। ये सरकार 5 किलो राशन देकर लोगों के हक अधिकार को लूटना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 5 किलो राशन सरकार दे रही है, ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, ये पैसा हमारा, ये पैसा हमारी बहनों का है, इस मंच में बैठे नेताओं का है, गरीब जनता का है, कमजोर मजदूर का है। वो मजदूर जो सुबह मेहनत करता है, मजदूरी से पैसा कमाता है, टैक्स के रूप में लाखों रुपए सरकार को देता है, उन्हीं पैसों से बजट बनता है, बजट से योजनाएं बनती है, उन्हीं से एक योजना है जिनसे 5 किलो राशन मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मीडियम परिवार जो मध्यम वर्ग के परिवार है, वो भी कम से कम 5,000 रुपए का महीने में सामान खरीदता है। जब वो 5,000 रुपए का सामान खरीदता है, टैक्स इतने तरह के हैं कि लगभग 1250 रुपए सरकार के खाते में टैक्स के रूप में जाते हैं। 1250 रुपए लेके महीने में और 200 रुपए का अनाज देके सरकार आपको बताना चाहती है कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि अगर आप जनता के लिए बहुत कुछ कर रही हो, तो फिर जनता के चेहरों पे खुशहाली क्यों नहीं? आज भी 75 साल बाद आजादी के लोगों के पास पक्के मकान क्यों नहीं है? आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की चलानी पड़ रही। आज भी 75 साल बाद नौजवान सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है। इस सरकार की कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना। नौजवानों के भविष्य को लूटने वाली है सरकार। जिस सरकार में अभी लेखपाल भर्ती आई तो पिछड़े वर्ग के लोगों के पद लूटने का काम इस सरकार ने किया, आरक्षण का घोटाला करने का काम किया। और सिर्फ घोटाला नहीं करती, जब घोटाला पकड़ा जाता है तो ये सरकार कहती है कि हमसे गलती हो गई है। आप कैसे सरकार चलाने वाले हो? आपसे हर भर्ती में गलती हो जाती है, पुलिस की भर्ती में गलती हो जाती है, दरोगा की भर्ती में गलती हो जाती है, 69,000 शिक्षक भर्ती में गलती हो जाती है। नहीं, गलती नहीं होती। ये सरकार कल भी पिछड़ों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी मुसलमानों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी दलितों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी महिलाओं के विरोध में थी, ये सरकार कल भी किसानों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी मजदूरों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी वकीलों के विरोध में थी, और आने वाले दिनों में भी ये सरकार वकीलों के विरोध में रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? 1-1 हजार पद खा जा रहे हैं, लूट जा रहे हैं, डकैती मार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आज वकील साथियों ने मुझे रोका। वकीलों की मांग 50 साल से चली आ रही है। इनकी मांग यह है कि हमें यहां से 250, 300, 400 किलोमीटर और सहारनपुर से तो 750 किलोमीटर पड़ता है हमारा हाईकोर्ट, लाहौर से 500 किलोमीटर पड़ता है और सहारनपुर से 750 किलोमीटर पड़ता है। वकीलों की मांग यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे लखनऊ में एक बेंच बनी थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की एक बेंच बना दी जाए। अगर आप सच में गरीबों के एजेंसी हैं, आप चाहते हो कि न्याय के लिए लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, तो क्यों नहीं बनाते? केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, किसी से पूछने की कोई जरूरत आपको नहीं है। लेकिन आप नहीं चाहते कि यहां के गरीब की जेब कटना बंद हो, इसलिए आप बनाना नहीं चाहते। वकीलों ने मेरे सामने मांग रखी कि भाई उठाओ। वकील साथी जानते हैं, मैंने पार्लियामेंट में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बनी, इस मांग को उठाया। उनकी दूसरी मांग यह थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, इस मांग को भी जोर शोर से उठाने का काम पार्लियामेंट के माध्यम से किया गया। जब वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ हापुड़ में, जब वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ गाजियाबाद में, तो भी उनकी मांग को जोर शोर से उठाने का काम किया था। एक वकील होने के नाते मैं वकीलों के दर्द को समझता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आप शक्ति देखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने कह रहा हूं, आप मन पक्का कर लीजिए। वकील का मतलब है उसकी एक ही जाति है, वकील। काले कोट वाले मन पक्का कर लो और मीटिंग बुला लो और यहां से लखनऊ तक पूछ होगी, मैं आगे आगे रहूंगा आपके, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा और जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी
पीछे नहीं हटूंगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार आप लोग तैयार हो जाओ, मन पक्का कर लो, आपको किसी नेता के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। आपकी मांग को पूरा करवा के ही हम लोग दम लेंगे। आप लोग एक बार मांग अपना मन पक्का कर लो। एक दिन अगर से काले कोट वाले अपने हक के लिए लड़ जाए तो अगले दिन सरकार चैन से सो नहीं पाए। प्यारे साथियों, इस देश में उसी की सुनी जाती है जो लड़ता। अगर आप सोचते हो सिर्फ ज्ञापन देने से बात बन जाएगी तो नहीं बनेगी। आप मन पक्का करो, हम लोग आपके साथ, एक वकील होने के नाते मैं आपके बीच में खड़ा हूं। जो लाठी आपकी तरफ चलेगी सबसे पहले सेना चंद्रशेखर आजाद का होगा, मैं आपको विश्वास। और अगर वकीलों की तरफ गोली चलाने का कोई काम करेगा तो मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि पीठ नहीं होगी, सीधे पे गोली आपका भाई आपके लिए खाने का काम करेगा। प्यारे साथियों, आज इस देश में, उत्तर प्रदेश में और इस देश में जो नौजवान इस देश की रीढ़ है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी के चरम पे, कोई सुनने वाला नहीं। अभी इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद में आंदोलन हो रहा था, आपने देखा होगा, यूपीएससी के बच्चे कर रहे थे। उनके बाल पकड़ पकड़ के किया तो पुलिस के लोगों ने, लेकिन मैं पुलिस के लोगों को इसलिए दोषी नहीं मानता क्योंकि पुलिस सरकार के अधीन है। नेता जो कहते हैं, मुख्यमंत्री जो कहते हैं, मंत्री जो कहते हैं, विधायक सांसद जो सरकार के कहते हैं, उनको करना पड़ता। नहीं करेंगे सस्पेंड कर देंगे, नहीं करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, नहीं करेंगे कोई मुकदमा लिखवा देंगे उनके खिलाफ। तो पुलिस तो सरकार की है, एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार का है। कई बार उनको ना मर्जी के काम भी करने पड़ते हैं। लेकिन मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, आप भी संविधान का उल्लंघन मत क्या करें, क्योंकि हम हमारी निगाह सब पे, ऐसा नहीं कि हमारी निगाह नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आज कोई किसी पे जुल्म कर रहा है तो जुल्म करने वाला ये ना समझे कि वो हमेशा पकड़ पे नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद पकड़ा जाए, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मेरी बात को आप याद रखना, खैर नहीं है, खैर नहीं है। आज अगर कोई नेताओं को खुश करने के लिए गरीबों पर जुल्म करेगा तो मेरी बात को याद रखना, ये सरकार उनको बचा नहीं पाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी और धूल में से नीचे से फायदे निकाल के कार्रवाई होगी। मेरी बात को आप याद रखना। और जो अच्छा काम करेगा उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके उसको मजबूत करने का काम भी हम ही लोग करेंगे, संविधान को मानने वाले लोग करेंगे। मेरी बात कर प्यारे साथियों, तो मैं नौजवान की बात कर रहा था। आपने अपने बच्चों को दूध रूपी खून पिला पिला के मेरी माओ ने बड़ा किया और एक रोटी कम खाई क्योंकि महापुरुष कह गए, गांधी जी महाराज कह गए, फूले साहब कह गए, परमानंद लोधी जी कह गए, एक रोटी कम खाई, थाली नहीं तो हाथ रख के खाए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाया क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षा सेवी का वो दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। तो आपने पढ़ाया, लेकिन पढ़ा लिखा नौजवान मजबूर है क्योंकि रोजगार नहीं। किसके पास जाए, किसको कहे? मां बाप सोचते हैं सब कुछ तो इसके ऊपर लगा दिया, आज इस पर रोजगार नहीं, रोजगार कहां से आएगा? पिछड़े दलितों को जो आरक्षण मिलता था उससे डर के सरकार ने सारे विभागों को निजीकरण कर करके, प्राइवेट कर करके, प्राइवेट माफियाओं की भेंट चढ़ा दिया और चुन चुन के दलित पिछड़े कर्मचारियों को उस विभाग से निकालने का काम सरकार कर। और कोई सेफ नहीं है, पुलिस के भाई भी सेफ नहीं है, कभी भी कुछ भी कह देते, कह रहे थे 55 साल वाले को निकाल देंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये पूरी सरकार सरकारी राष्ट्रीयकरण के विरोध की सरकार, इसलिए जानबूझ के कर्मचारियों को निकाल के विभागों को खत्म करना चाहती है। और जब निजीकरण होगा तो निजीकरण का अभी उदाहरण आपने देखा, हजारों रुपए के टिकट खरीद के इन दिगों ने किस तरह बेबस जो है बहनों, भाइयों, बच्चों को और बुजुर्गों को एयरपोर्टों पे करने का काम किया। ये भी आपने सब अपनी आंखों से देखा। महंगा टिकट खरीदा लेकिन पानी पीने के लिए नहीं दिला पाए, बच्चों को दूध की व्यवस्था नहीं करा पाए। प्राइवेट सिस्टम पे किसी का जोर नहीं है। मेरी बात को आप याद करें। आज अरावली का मुद्दा चल रहा है। अरावली जो लाइफ लाइन है जिसकी वजह से पूरा रेगिस्तान और रेगिस्तान से आने वाली बड़ी बड़ी आंधियां हरियाणा,
उस अरावली को खनन की भेंट चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार को फिक्र नहीं है। आज मनरेगा के जरिए जो आपको शक्ति मिली गांव में 100 दिन रोजगार की, उस रोजगार को छीनने का काम सरकार ने किया है। सरकार क्या कहती है सुनो, गौर से सुनो। सरकार कह रही है 100 की जगह 125 दिन रोजगार देंगे। कह रहे हैं हमने तो योजना अच्छी बना दी, लेकिन ये नहीं बता रही पहले 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब सरकार ने कहा 60% पैसा हम लोग देंगे, 40% राज्य सरकार देगी। और आपको खुशी होनी चाहिए जान के कि जिस उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, उस उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 लाख करोड़ का कर्ज अपने ऊपर लिया। कितने पैसों का? 8 लाख करोड़ में कितनी जीरो है? जीरो लगाते लगाते आप थक जाओगे। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में था। 8 लाख करोड़ का कर्ज, यानी कि हर व्यक्ति पे, छोटे बच्चे पे, छोटी बच्ची पे भी जो कल पैदा हुए 31,000 रुपए का कर्ज इस सरकार ने उनको विकास के रूप में उनके ऊपर थोपने काम किया है। जिस सरकार पे पैसा ही नहीं है, जो सरकार कर्ज पे चल रही है, कल वो कहां से मजदूरों को मजदूरी दे देगी, कहां से रोजगार दे देगी? इसका मतलब इस योजना को भी बर्बाद करने का काम इस सरकार ने जानबूझ के किया। आज कोई पूछने वाला नहीं है। मैं वीडियो देख रहा था, कोई कहीं घुस जाता है। कोई धार्मिक आजादी नहीं है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोई धार्मिक आजादी नहीं। कोई मस्जिद में घुस जाता है, कोई गुरुद्वारे में घुस जाता है, कोई गिरजाघर में घुस जाता है और जाके उसको कहता है धर्मांतरण बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। ऐसी ठेकेदारी सरकार ने लोगों को दे दी है कि लोगों को जाके पीट के मारने काम कर रहे, कोई दाढ़ी के नाम पे, कोई टोपी के नाम पे, पशु के नाम पे, और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके विपरीत अगर आप उनसे सवाल कर लोगे तो उनके आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। ये हाल हो गया। आप जानते हो ये सरकार भी कह रही थी कि हम बाबा साहब की मूर्ति का प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन प्रोटेक्शन की बात करने वाली सरकार ये नहीं कहती कि हम अपनी विचारधारा के लोगों को समझाने का काम करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ना बंद कर दो। ये बात सरकार नहीं करती। और कितनी तेजी आपको बताता, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे जिन गांव में पहले शोभा यात्रा नहीं थी, कार्यक्रम नहीं होते थे, आज अगर वो कार्यक्रम करना चाहे तो परमिशन नहीं मिलती। आप सब लोग जानते हो इस बात को। मिलती है क्या?